बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम guys. So, अस्सलाम वालेकुम everyone. So basically आज की क्लास में we are going to learn. तो अभी तक we have seen the discrete probability functions. So we have seen the discrete probability distributions in which we have covered the Bernoulli process. जिसमें हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी. अभी तक जितना भी आप लोग सारा करके आए हो उसके अंदर सारी डिस्क्रीट का केस था. लेकिन from this class we are going to cover the continuous probability distribution. So in continuous probability distributions we are saying that the number of the sample space is finite, but the sample space is finite होती है, लेकिन the choices are so large that that the pick one thing is very small, यानी the likelihood is very small. तो हम कंटिन्यूस में अब शिफ्ट हम करेंगे. वाई कंटिन्यूस? बिकॉज ऑफ फैक्ट के सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स जो वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी के ऊपर अब बेस करती है. तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी को अगर हम नोट करें तो बेसिकली कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज corresponding टू एवरी वैल्यू इन इंटरवल. फॉर एग्जांपल अगर आप अभी हम 3 से 4 ही हमको वैल्यूज ले लें, अगर हम इंटरवल लें 3 to 4 तो हमें लग ही रहा है कि इट्स अ वेरी स्मॉल इंटरवल, लेकिन दैट्स नॉट द केस. 3 to 4 अगर आप लेते हो 3 to 4, इट्स 3 to 4 के अंदर अगर आपका जो वैल्यूज है वो इनफाइनाइट है. यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप इसमें 3.1 भी ले सकते हो, 3.111, 3.12. इस तरह से आपके इनफाइनाइट वैल्यूज हैं. आपका सैम्पल स्पेस जो है इट्स फाइनाइट, लेकिन यू कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन दीज टू नंबर्स. ठीक है. और इस तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका सैंपल स्पेस जीरो से लेकर आपका जो है आपका फाइनाइट तक है, इसके अंदर भी यू कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज. मैंने आगे एक छोटी सी मैंने एग्जांपल रखी है जिसको मैं बाद में भी बहुत डिटेल में भी डिस्कस करूंगा. अच्छा, अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको ग्राफ में नजर आ रहा है बेसिकली दिस इज द हाइट ऑफ यूएस एडल्ट्स. So basically, the height of US adults. So here we have the height, and this is where we have the probability, or we can say or what we can say is the proportion. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो you know कि there is some finite sample space. Yes, you can say its density as well. So basically here what we can say is अगर आप यहाँ पे अगर आप नोट करो तो यहाँ पर आपके पास x एक्सिस पे यहाँ पे there are numbers and there are finite numbers, लेकिन the choices between these numbers are infinite. This is what I was trying to say earlier. अगली चीज है इसके ऊपर आपकी यहाँ पीक जो आ रही है. this peak is being referred as ज़्यादा आपका जो है ज़्यादा आपके ज़्यादा प्रोपोर्शन कहाँ पर, यानी जहाँ पे आप पीक देखते हो ना, पीक का मतलब बेसिकली ये है कि ज़्यादा प्रोपोर्शन ज़्यादा यूएस मेल्स जो है वो 60 से 73 की रेंज में, यानी ज़्यादातर आपको जो प्रोपोर्शन आपको नजर आएगी वो इस जगह पर नजर आएगी. पीक का मतलब ये होता है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रोपोर्शन किसकी है, ज़्यादा प्रोपोर्शन आपके डेटा में किस चीज़ की है. और जो टेल पे आप नंबर्स देख रहे हो, ये टेल पे जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर लेस लाइकेबल एज कम्पेयर टू द नंबर्स on over as compared to the numbers near the peak. Is that clear? I'm just trying to make you guys read this figure. Okay. अच्छा, so जितना भी अगर आप लोगों ने डिस्क्रीट केस देखा था, डिस्क्रीट केस को आप यूज तो आप कर सकते हो. डिस्क्रीट केस से आप थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज तो देख सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट यूज द डिस्क्रीट मॉडल्स ओवर हियर. ये नहीं जैसे आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कैन नॉट यूज कॉम्बिनेशंस ओवर हियर. आप कॉम्बिनेशंस लेके जैसे सैंपल स्पेस आप बना रहे थे, या आप परम्यूटेशन लेते थे, या फिर आप बाइनोमियल जैसे आप यूज करते थे, आप वो यहाँ पे नहीं कर सकते.
क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगेन द चॉइसेस आर वेरी इनफाइनाइट। डिस्क्रीट में याद है, डिस्क्रीट में आपका सैम्पल स्पेसिस फाइनाइट था और चॉइसेस भी बड़ी फाइनाइट थी। यू न्यू कि यार आपका डेटा इन्हीं पॉइंट्स पे मूव कर सकता है, इससे आगे पीछे नहीं जा सकता। ओवर हियर यू डोंट हैव दिस, you don't have this option over here. Okay? So yeah, this is what it is. So in so basically in continuous model, in a continuous random, so we model a continuous random we model a continuous random variable with a curve which is called fx, and we call it the probability density function. Can you tell me what when we were dealing with discrete probability cases, what was this function called? यहाँ पे तो हम कह रहे थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल रहे हैं, हम वहां पे उसे क्या कह रहे थे गाइस? नहीं नहीं, पॉइजन नहीं कह रहे थे हम उसे। Distribution, sir? जी, probability distribution function. So there we were calling it probability distribution function. There we were calling it probability distribution function. यहाँ पे हमने इसे probability density function कह दिया और अब यहाँ पे हम उसे probability, और वहाँ पे हम इसे probability distribution function कह देते हैं। अब गाइस ये देखो यहाँ पे ना, जैसे मैंने पहले वहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे वही चीज़ ही है। मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके आया हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम्स टू फेलियर इन थाउजेंड्स ऑफ आवर्स फॉर अ टाइप ऑफ लाइट बल्ब, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ वो आपने टाइम अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इनफाइनाइट तक रखा हुआ है, यानी 0 से लेकर 4 पे एंड नहीं हो रहा है, आपका इनफाइनाइट पर टाइम जा रहा है। और ये आपका एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स रिफ्लेक्ट्स द हाइट ऑफ द कर्व, जैसे हमने वहाँ पे भी अभी हमने देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। यू आर डीलिंग विद द हाइट ओवर हियर। तो बेसिकली ज़्यादातर जो बल्ब की जो फेलियर है, ठीक है, इन दिस केस इट्स द फेलियर। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो बल्ब जो फेल हो रहे हैं वो ज़्यादातर फेल हो रही हैं लेस देन 2 आवर्स में। उसके बाद उनकी जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, इट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो वहाँ पे आया था। अब मैं बताऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होते हैं। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं हमारे सामने। आई शेयर दम इन वन लेस देन अ मिनट। वो वहाँ पे कौन कौन सी हमने डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखनी है। एफ एक्स रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द कर्व। अगेन यहाँ पे ये एफ एक्स है, ये वाला फिर एफ एक्स है आपका, ये जो यहाँ पर। अच्छा, द शेडेड एरिया इन द corresponding figure indicates the probability between 1 and 2। तो शेडेड एरिया आता है ना इसके बीच में, वो 1 and 2, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको उसको उसकी मिलेगी। तो बेसिकली अगर आपने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 and 2, तो आपने शेडेड एरिया के नीचे का आपको एरिया आपको मेजर करना पड़ेगा। और आप एरिया कैसे मेजर करते हो गाइस? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी कंप्यूट दिस एरिया? Integral, sir. Integration. So you need to do some integrations as well over here. तो किस किस को कैलकुलस आती है? How many of you are familiar with calculus? Familiarity, yes. Aati hai is a bold claim. ठीक है, But familiarity, yes, definitely. बस ठीक है, यानी हम मुझे फैमिलिटी चाहिए कि बस मेरे सब पता हो। हम आज थोड़ा कैलकुलस भी खेलेंगे। अच्छा अच्छा यार, so the required conditions for this PDF is, so basically for any continuous probability distribution function it should satisfy the two conditions। इसमें दो कंडीशंस आपको लाजमी आपको मीट करनी है, इनके बगैर हमारा फंक्शन जो है ना हम इसको सेट नहीं कर सकते। एक तो ये है कि आपके जितने भी एफ एक्स है, जो हमारा एफ एक्स यहाँ पे आ रहा है, दिस एफ एक्स, दिस थिंग, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0।
ठीक है, पहला इसकी प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव होना चाहिए, जिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा जो एफ एक्स है इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखो तो ये दोनों केसेस में हमारा एफ एक्स जो है इट्स कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। और सेकंड केस जो है वो है आपका द एरिया अंडर द एंटायर कर्व, यानी अगर आप इसका एरिया आप लोगे, यानी इसका एरिया मैंने लेना है तो इसका एरिया मैं कैसे लूँगा, इसका एरिया है -3 से 3 तक है, ठीक है, तो -3 से 3 तक, ठीक है। इसका जो एरिया का जो जो इसका एरिया है, इसका एरिया जो है इट शुड बी 1। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग अ लॉट, ठीक है। -3 की बजाय -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, जितना भी एरिया है इन्फिनिटी में आ रहा है वो सारा आपका 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। आप देखो तो ये वाली चीज़ वहाँ पे भी थी, वहाँ भी हम यही दोनों बातें कर रहे थे कि हमारा जो हमारा प्रोबेबिलिटी है शुड बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रीट के अंदर भी मैंने कुछ कंडीशन मैंने बताई थी, और दूसरा मैंने बताया था कि उसका भी सम जो है आपका CDF जो है वो 1 होना चाहिए, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पे भी CDF की बात ही होती है जो ये बात कर रहे हैं। यार डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ना अगर आप बात करो तो कंटिन्यूस जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने 3 इसमें लिस्ट की हैं और हम 2 करेंगे अभी हम लोग आज। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और तीसरी एक्सपोनेंशियल है। फॉर टाइमिंग मैंने अभी एक्सपोनेंशियल जो है वो मैंने अभी आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस थिंग, आई थिंक ऑन दिस वेदर वी नीड टू कवर दिस इन द नेक्स्ट क्लास और नॉट, लेकिन वी विल बी कवरिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टुडे। I'll also teach you some basics. How can you save yourself from integration? For example, अगर normal और uniform distribution आई भी है तो I guess normal में तो there is one other way around to save yourself from the integration. यूनिफॉर्म के अंदर भी देर आर सम वेज, लेकिन अभी लेक्चर साथ से चलेगा तो आई कैन शो यू दोज। इसके अलावा अगर अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन कंटिन्यूस हो, तो हम फिर उसमें इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ेगी। तो आई विल टीच यू ईच स्टेप इन माई क्लास टुडे। So how do we compute the probabilities? I think we have already answered this thing. So we need to perform the integration. So in order to derive the mean and variance, we also need to perform integration on the area under the curve. ठीक है, तो द एरिया जी आदिल। सर इसका मतलब है हमें इंटीग्रेशन मतलब 1 या 2 दफा करनी पड़ेगी? एक तो ये है ना कि अगर आपने सिंपल एक प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है वो तो आप एक इंटरवल पे कर लोगे आप आदिल, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आप मुझे मीन या वेरिएंस निकालो, तो मीन या वेरिएंस के लिए फिर आपको इंटीग्रेशन को कहीं आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। यानी पहले तो सिंपल मीन वेरिएंस थी, अब आपको एक्सपेंड करो आप, ठीक है। तो यानी आपको उसके लिए आपको दोबारा इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी तो आप एक रेंज पे लोगे ना, प्रोबेबिलिटी तो आप कहोगे -1 से -2 की रेंज में आप ले सकते हो, लेकिन वेरिएंस जो है वो आपको -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी पर लेनी पड़ेगी आपको। अच्छा, लेकिन जनाब हम पहले ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर होने जा रहे हैं। प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट। और अगर आपको थोड़ा सा आपकी सांस उकड़ती है तो ऑक्सीजन मास्क अपने करीब रखें और आपको चढ़ा लें अपने साथ, ताकि आप लोगों को ऑक्सीजन आती रहे। तो आई एम सॉरी, इतना मुश्किल नहीं है, वेरी इजी थिंग। हम कवर करते जाएंगे और हम लोग फिर डिस्कशन करते रहेंगे। यार कैमरा सबके ऑफ है यार, तो कैमरास तो ऑन करें ताकि थोड़ा बहुत पता चले कि यार कहाँ तक पहुँचे हम लोग अभी। I'm half asleep at this time guys। यानी अगर मैं हाफ स्लीप हूँ तो यार यानी थोड़ा सा यानी कोई ऐसी बात नहीं है, तो मेहनत करें सारे के सारे, हमारे शहजादे सारे के सारे उठे 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 यार, कैमरा ऑन करें थोड़ा सा। आदिल,
कर लिया है। अमार, आमना, फहद, I'm so sorry for calling out your names. Ehsan, Maheen, Manal, Masume, Ismail, Zubair, Rafe, Zain, Zaid, there's Hassan. Hey Hassan. अच्छा, क्या था बकिया मैंने कैमरा ऑन करे, मुझे लगता है मुझे यार एक तो ना सारी क्लास में इंसेंटिव देने के लिए ना वही बात मुझे कि वो ऑन करना, यानी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मैं कैसे दे सकता हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स यार, लेकिन आई थिंक दिस इज द डेकोरम ऑफ द क्लास। अभी लम्स में अगर क्लास हो रही होती तो आप लोग क्या करते? सारे बुरके में आते क्या? सबने ब्लैक कपड़े पहने होते यार। उठो यार, ये नहीं क्या हो गया? वो सोचो अभी लम्स में क्लास हो रही होती है और सबने बुरके पहने होते, सारे चल रहे होते। मुझे लगता है मैं अफगानिस्तान में क्लास लेने चला गया हूँ। अभी भी लग रहा है अफगानिस्तान में क्लास चल रही है, सब ऐसे खामोश बैठे हैं। एक बेचारा हसन होता है या आदिल होता है, कोई बात बात कर लेता है। मैं कैसे क्लास बस चल रही है, चलता रहे, बाद में देखेंगे। ठीक है गाइस, मैं सवाल सवाल पूछने से पहले नहीं मैंने किया, मैंने ये कहा कि अगर टॉपिक गुजर गया तो सवाल ना करना, लेकिन वैसे सवाल यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, सो for the uniform distribution, ठीक है, for the uniform distribution fx is constant over the possible values of x। तो अभी आप यहाँ पे अगर आप देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यहाँ पर आपका जो fx है इट्स कांस्टेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा था? इट वाज चेंजिंग, कोई ऐसे जा रहा था। यहाँ पे देखो कांस्टेंट है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका जो fx है इट इज कांस्टेंट, ठीक है। आपके मिनिमम वैल्यू जो है वो a है और आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो b है, ठीक है। अवर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज कैन बी फाइनाइट, यानी ये वैल्यूज तो फाइनाइट होंगी, लेकिन इसके बीच में जो वैल्यूज होंगी ना दे आर इनफाइनाइट। यू कैन टेक एनी वैल्यू, यू कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस टू नंबर्स। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी थी, आपकी डिस्क्रीट में भी थी, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम ये कह देते जनाब कि हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी एफ एक्स के इज इक्वल टू 1/k। हमने वहाँ पे ये निकाला था, ये था डिस्क्रीट केस। इन दिस केस अब हम निकालेंगे कि हम यहाँ पे कैसे इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, आदिल। सर ये बार ग्राफ्स की तरह मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस एक ग्राफ पे होंगी या फिर बस यही है? एक ही है, इसमें सिर्फ एक है। मतलब वो कल स्टार्टा की क्लास में वो जो एक बड़ा सा मीन निकल आया था बार पे, ये हाँ, वो चीज? ये उसी तरह की एक चीज़ है बिल्कुल। उसमें बस फर्क ये था कि उसमें ना वो नीचे जो था ना, नीचे कैटेगोरिकल वेरिएबल था। उसमें नीचे जो था ना वो मेल था, यानी टोटल मीन ऑफ इनकम था। यहाँ पे एक रेंज है बेसिकली, एक ए और बी है, ठीक है। तो उसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, सो any values between a and b are equally likely to occur. Can anyone tell me why? Khadija. So isn't it simply because uniform distribution है, as in like the probability अगर b minus अगर a और b finite values हैं, तो अगर हम b minus a करें and we spread it across the probability of 1, तो हमें equal probability मिलेगी of each of those particular bits. आप ठीक कह रही हो, लेकिन May I say? इस फिगर से देख के हम बात करें। और कौन कह रहे हैं? सॉरी, खदीजा के अलावा किसी और ने बात की है? और कौन है भाई? May sir, Hassan. हाँ हाँ, May sir. हसन जी, हसन प्लीज स्पीक अप। Sir, the probability is actually given by the value of function f of x, and if we see the diagram from point A to point B, the height is uniform. This Yes, means that yes. probability, yes, so That's what I probability wanted to hear. between A and B. Yeah. खदीजा आप ठीक कह रही थी, आप थोड़ा सा ना अभी एडवांस चली गई हूँ, हम अभी उस स्टेज पे हमें पहुंच रहे हैं। तो खदीजा भी ठीक थी। जो हसन ने बात की मैं बेसिकली वो सुनना चाहता। गाइस इसकी हाइट देखो, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट बिल्कुल एक ही है, इसकी हाइट ना इंक्रीज नहीं कर रही। इन अदर वर्ड्स, इसकी हाइट जो है वो एक नॉर्मल एक हाइट है, तो लिहाजा आपकी ए और बी में जितनी वैल्यूज हैं दे आर इक्वली लाइक्ली होते हैं, दे कैन नॉट चेंज। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसका अब आता हूँ, इसको आगे हम लेके आते हैं, तो इन दिस, सो बिकॉज द लेंथ ऑफ एफ एक्स इज सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है।
इन दिस केस द एरिया अंडर द कर्व इज सिंपली द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे बात आती है जो अभी खदीजा ने की थी, ठीक है, जो खदीजा बात करी थी, अब वो यहाँ पे खदीजा वाली बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। कैन एनीवन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन? क्या आप में से कोई इसकी सर वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं? जी हसन। सर यहाँ पे मतलब fx तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है ना। लेकिन अभी आपने हसन बात बोली थी, उसी बात को पकड़ो, और वो बात है जैसे ईच वैल्यूज आर इक्वली लाइकली टू अकर, सही, ठीक है, वो तो दुरुस्त है। वो दुरुस्त है। मतलब हाँ हाँ। मतलब फिर भी हम कोई पॉइंट लेंगे या सम की बात कर रहे हैं मेरा कुछ? हम मैं बताऊँ चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना एक वैल्यू एफ एक्स की आ जाए। अभी मैं एफ एक्स बोले जा रहा हूँ, मुझे ना एफ एक्स की भी एक वैल्यू चाहिए कि मैं इसकी वैल्यू किसी से निकाल सकूँ। दिस इज व्हाट आई वांट नाउ, ठीक है। तो अब हम एक एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो लेट्स थिंक ऑन दिस थिंग। एक एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? खदीजा ने थोड़ा बहुत हमें पहले थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर सर दिया है, हम उसको डेफिनेट जी हाँ सर। इंटीग्रल के थ्रू और या फिर रेक्टेंगल के फॉर्मूले के थ्रू, यहाँ पे तो मुझे सेकंड वन। राइट। सो हाइट मालूम करेंगे हम पॉइंट ए पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड देन वी मल्टीप्लाई टू लेंथ तो इनटू बेसिकली गाइस एरिया है, ठीक है, एरिया निकालना है हमें, ठीक है। एरिया किसका निकालना है? हमें ए से बी का निकालना है, हमें एरिया निकालना है ए से बी का, ठीक है। तो हमारी बेस 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 इंटू हाइट है, ठीक है। एरिया बेस हमारी क्या है? बेस हमारी है बी माइनस ए, बेस हमारी है बी माइनस ए। हमारी हाइट क्या है? अब देखो मैंने कहा था हमारी वैल्यू इक्वली लाइकली टू अकर है। अगर मुझे इस पूरे डब्बे का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो इस ये पूरा एरिया क्या होगा? ये एरिया 1 होगा। टू क्वालिफाई फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमने दो बातें की थी। हमने एक बात हमने की थी कि हमारा जो है यहाँ पे तो एफ एक्स ही आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो एफ एक्स आ जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे एरिया की बात करें। तो मैंने कहा था टू क्वालिफाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दो बातें मैंने आपसे की थी। एक ये कि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जो कि हम देख सकते हैं इट्स ग्रेटर देन जीरो। और अदर मैंने कहा था कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द एंटायर कर्व शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। हमारा ये पूरा हमारा कर्व है हमारी एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है एफ एक्स ओवर वन ओवर वन माइनस बी है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू कब आ रही है? ये वैल्यू आ रही है सिर्फ और सिर्फ फॉर एक्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। ये वैल्यू सिर्फ इस केसेस के लिए है, ए से बी में। आप जैसे इस ए और बी से बाहर निकल जाओगे तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? अगर आप बी से बाहर, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ तो ये वैल्यू ने निकाल ली है हमने, एफ एक्स वन ओवर बी माइनस से। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या गाइस? दिस इज जीरो। थैंक यू हदीजा, ठीक है, जीरो एल स्क्वायर। तो हमारा कंप्लीट एफ एक्स फंक्शन जो है मैंने आगे लिखा भी हुआ। So the PDF, the probability distribution function of the PDF of uniform distribution is this 1 over b minus a। अभी हमने 1 over b minus a हमने अभी लेके आए हैं, ठीक है। और for a is less than or equal to x and greater than or equal to b and 0 elsewhere। Are we good? Are we good up till here? आगे चलें। Sir, can you please repeat the process? Okay, 1 over b minus a. I just ये देखो, lost the track. ये देखो ये हमारा बॉक्स था, ठीक है। इसमें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। एरिया निकालना है ना हमें, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दी कर्व।
एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड टू डेवलप इनटू इंटीग्रेशन एट दिस टाइम। यहाँ तक क्लियर है हम लोग हसन अभी? जी सर, फॉर्मूले की हद तक क्लियर हाँ। है, बस ये जो एक्सप्रेशन पे हम पहुंचे हैं ना जिस पॉइंट पे, वहां से ठीक है। लॉस्ट ट्रैक ऑफ। अच्छा, बेस हमारी क्या है? बेस हमारी ये b माइनस ए। बेस हमारी क्या है? b माइनस ए। बी माइनस ये हमारा fx था, ठीक है, ये हमारा fx है, तो हमारी हाइट यहाँ पे आ जाएगी fx, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया हसन? राइट सर। अब एरिया अंडर कर्व मैंने अभी वो डिस्क्रीट मैंने कंडीशंस बताई थी, दो कंडीशंस थी। एक हमारी fx शुड बी पॉजिटिव एंड द एरिया अंडर द कर्व, जो जितना भी टोटल एरिया है it should be 1, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 कर दिया था। fx निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बस इसको फिर डिवाइड कर दिया, मैंने इसको इस पूरी इक्वेशन को मैंने 1 ओवर b माइनस ए से डिवाइड कर दिया, मैं 1 ओवर b सही। माइनस, ठीक है। अगेन गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सही। फार्मूला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी हम कुछ सवालात अभी हम करेंगे हम उसके ऊपर, एंड देन यू सी द बेनिफिट ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। So, can you find the, so basically, can you find the median of this distribution? The median क्या होगा? राफे, तो वही halfway point होगा, a हाफ पॉइंट plus b होगा, over 2। बिल्कुल a प्लस बी ओवर 2, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, जब भी मीडियन की बात होगी ना, हमेशा यूनिफॉर्म किसी भी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना, मीडियन जो होता है ना वो दोनों हिस्सों को इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी ये आपका 0.5 हो जाएगा, 0.5 एरिया, ठीक है। इसमें तो आपका एरिया ही 1 है, इस केस में आपका एरिया ही 1 है, तो आपका 0.5 एरिया इधर हो गया और आपका 0.5 एरिया इधर हो गया, ठीक है। एरिया हमेशा 1 होता है, एरिया जितना भी आप, जब भी आप CDF का सम लोगे तो 1 होगा। तो मीडियन क्या करेगा, मीडियन आधे एरिया को इधर कर देगा, आधे एरिया को उधर कर देगा, ठीक है। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। आई थिंक हमने काफ़ी केस बिल्डअप कर लिए, और जब तक हम सवाल नहीं करते तब तक हमें समझ नहीं आती कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो लेट्स डेवलप इनटू अ क्वेश्चन। अच्छा जी, सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड दैट हैज अ रैंडम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद c इज इक्वल टू 200 एंड d इज इक्वल टू 250, ठीक है। अगेन वी आर गिवन टू नंबर्स, ठीक है। वन इज सिंपल one is a simple number 200 and the other one is 250। जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आनी है, ऑलवेज विजुअलाइज थिंग, ऑलवेज विजुअलाइज दिस थिंग, ठीक है। विजुअलाइज करो इसे, 200 250। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, fx निकालना है। कैसे निकालेंगे, व्हाट इज fx? fx निकालना, 1 व्हाट इज over 1 ओवर b minus c, 1 over d minus d c, minus c। 250 minus 200, and there we go, so we have 1 over 50, 1 over 50। लेकिन पूरा लिखना है गाइस, पूरा लिखना है। पूरा से मुराद ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ है कब के लिए, जब हमारा c इज लेस देन इक्वल टू x एंड अवर x इज लेस देन इक्वल टू d, अदरवाइज इज 0, ठीक है। ये टोटल है ना fx, हमारे वैल्यूज इज नॉट क्या वो 1 over 50 हमेशा रहेगा, वो 1 over 50 सिर्फ और सिर्फ है इन वैल्यूज के लिए, 200 एंड 250 के लिए। तो क्वेश्चन लाजमी पढ़ना। फर्स्ट करो मैं क्विज में सवाल पूछता हूँ, या मैं क्विज वाला बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे मुझे कोई ना बोले सर हम सवाल ठीक नहीं था, ये नहीं था वो था। फर्स्ट करो मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx आफ्टर 250। अब आपको पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 over d माइनस ए, 1 over a b माइनस ए। आपके पास ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। अगर आप फॉर्मूला के साथ कंप्यूट करोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि आपने सवाल ही नहीं पढ़ा। सवाल में मैं पूछ रहा हूँ कि सी और डी के बीच में वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ डी के बाद की वैल्यू, वो 0 है।
तो अगर कोई 250 लिखता है तो उसमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा जी, व्हाट इज p इज ग्रेटर देन 230, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अवर x इज ग्रेटर देन 230? आप क्या करें? खदीजा, नहीं सर, मैंने अपना हैंड अप वापस नीचे कर लिया। क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रही थी लेकिन फिर मैंने कहा मे बी नहीं, think loud, think loud, अगर think loud. There is no penalty, 259 there is no penalty on wrong answers. You can answer those questions. You can answer your you can share your thinking with us. कोई मसला नहीं, बताओ। 250 माइनस 230 हमें वो मिलेगा, क्या कहते हैं, रेंज मिलेगी, एंड देन वी मल्टीप्लाई दैट विद 1/50 मे बी। यस, क्या इसमें क्या गलती थी? What was wrong with it? This is the probability of x is greater than 230. ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइन ही इस एरिया में करता है, हमारा फंक्शन है ही इसी के अंदर। तो हमारा हमारा इस केस में वट इज पी एक्स इज ग्रेटर 230, और यहाँ पे इस वैल्यू को कंप्यूट कर लो, ये निकलेगी 0.4। लो भाई, ये सारे क्विज क्वेश्चन है, ये सारे क्विज। जी हसन। Sir, can we derive a general expression? ये जनरल for एक तो नहीं, ये तो हो गया ना। हाँ, ये तो हो गया ना कि हमारे पास आपने बता दिया कि एरिया स्पेसिफिक पॉइंट से यानी 230 से 250 तक की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला को मैनिपुलेट करके अगर इस पे पहुंचे तो हाउ कैन वी डू दैट? देखो इसमें अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूँ तो असल में देखो, असल फार्मूला तो यही है ना, अपना, सॉरी हसन, में नाम हसन से निकल गया। अगर मैं सिंपल फार्मूले की बात करूँ, सिंपल तो यही है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय डी, सॉरी क्या करूँगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इसको दोबारा, हमें इसको दोबारा कोशिश करते हैं, इसमें यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मुझे एफ एक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एफ एक्स होता है वो ओवरऑल फंक्शन के लिए, एफ एक्स होता है ओवरऑल फंक्शन के लिए, ठीक है, इनटू 1/b माइनस ए, ठीक है। अब ये जो एरिया अंडर द कर्व मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि वी आर टेकिंग टू वैल्यूज। अगर अगर मैं आपको बोलूँ हसन कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो एक्स है, योर एक्स विल बी इन बिटवीन, हसन मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर एक्स विल बी बिटवीन 200 एंड 250, ठीक है। अगर मैं आपको ये दे दूँ तो आप क्या करोगे? आपको एफ एक्स पता है, आपका एफ एक्स जो है वो क्या है हसन? वो है, ये हमने यहाँ पे निकाला, सॉरी एक हमारी, एक मिनट यार इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे अपनी एनोटेशन में ना, मुझे भी कुछ चीज़ें ना मुझसे गायब हो गई। हसन मैं आ रहा हूँ आपके सवाल। सर वो हो गया, वो मैंने यही बताना था आपको कि वो 1/b माइनस हाँ, ए नहीं है। थैंक यू। ये b माइनस ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको देखो हसन, आपको आपका एफ एक्स पता है, आपका एफ एक्स क्या है? वो आपका 1/b माइनस ए है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका फिर b माइनस ए ही आ जाता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हसन 1 ही आना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि इस केस में व्हाट डू आई मीन बाय एरिया अंडर द कर्व? एरिया अंडर द कर्व मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू अकरिंग, यानी आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व जब आपकी वैल्यूज 200 से 250 के बीच में होती है। क्योंकि हमारी 200 250 के बीच में यहाँ वैल्यूज थी हमारी, तो हमने यहाँ पर 1/b माइनस ए जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी एफ एक्स आता है, ठीक है, वो तो हमने हमारा फिक्स है, वो तो हमारा फिक्स है हर एक के लिए। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये b माइनस से ये चेंज होता रहता है। इस जो हमारा एफ एक्स है ना, वो कांस्टेंट है ओवर द टाइम, जो हमारी हाइट है इट इज कांस्टेंट ओवर द टाइम। द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज b माइनस ए, ये वाली चीज़,
कभी हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, कभी हम इसको यहाँ रख सकते हैं, तो ये चेंज हो रही है। तो एक वो जनरलाइज फंक्शन ही है हसन वो, Right, sir. Right. ठीक है। Thank you. अच्छा, अब जो आखिरी सवाल खदीजा, खदीजा आपने पहले से खड़ा किया भाई, अभी आपको खड़ा हुआ? आपको मेरी आवाज जी जी, वो आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। ओके सर, मैंने पूछना था इसी सवाल में अभी लाइक द रीजन आई वाज लाइक जस्ट थॉट राइट वॉइस इट, द रीजन आई वाज वेरी अनश्योर वाज कि इसमें तो प्रोबेबिलिटी इज x इज ग्रेटर देन 230 राइट, जी एंड वो सिंपली हमने 250 माइनस 230 किया। व्हाट इफ इट वाज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 230, उससे कोई फर्क पड़ता या ना पड़ता? हाँ, देखो, अगर अगर ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 230, ठीक है। अभी हमने देखो, जब हम सम करते हैं, अच्छा खदीजा मुझे एक बात बताओ, जब मैं 5 - 3 करता हूँ, वैसे मैं सिंपल एक सवाल कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, लेकिन ना ये चेंज की ट्रांसलेट कैसे होती है इसकी ना बड़ी वो चीज़ें। जब खदीजा मैं 5 - 3 करता हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4 5 करता हूँ, यानी 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। मैं 3 को एक्सक्लूड करके आगे बात करता हूँ, यानी मेरा जो कैलकुलेशन थी वो 4 से 5 तक होती है, ऐसे ही है खदीजा। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे इसमें 3 को भी लाना हो, यानी मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 3 4 5, ठीक है। टोटल नंबर 3 थे, उनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 230, ठीक है, अभी आपने b - a में 230 को आपने निकाल दिया था, फिर आप उसमें 230 + 1 करोगे ताकि आपका वो नंबर भी शामिल हो जाए, ठीक है। यस सर, थैंक यू। अच्छा, अब गाइज ये वाला सवाल जो है, व्हाट इज द 20th परसेंटाइल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है 20th परसेंटाइल, आदिल। सर आंसर कर दूं या आपने कुछ समझाना? आप आंसर कर दो यार, समझाना तो मेरा काम है, मैं तो इन्हें के समझाऊंगा सबको, वो सर तो मैं ये समझाऊंगा। 1/50 होगा क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी मतलब कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अच्छा आदिल ने ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, ठीक है। इसमें ना इस तरह नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आओ, तो गाइज ये मैंने बोला था मीडियन है आपका। मीडियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू होती है, लेकिन ये होती है 50th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल। यानी अगर मैं एक एरिया निकालूं, अगर मैं इस पॉइंट पे एरिया निकालूं, तो वो एरिया बनेगा 0.5। इस केस में एरिया बनेगा 0.5, इस केस में आगे एरिया बनेगा 0.5, इन दोनों का सम होके वो बनता है, ठीक है। अभी वो कह रहा है व्हाट इज द 20th परसेंटाइल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज इट सेइंग, वो कह रहा है कि यार आपके पास ना एरिया उसने दे दिया, उसने आपको वैल्यू दे दी, वो 0.2 आती है, एंड नाउ इज आस्किंग यू अबाउट द वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगी जिसपे आपका एफ एक्स जो है वो 20%, उसका जो एरिया वो 20% हो, दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में उसने आपको एरिया अंडर द कर्व दे दिया, उसने आपको एरिया अंडर द कर्व दे दिया, एरिया अंडर द कर्व दे दिया उसने आपको, आपको उसने उसने आपको एफ एक्स भी दिया हुआ है, जो आपके पास नहीं है। आपके पास जो है यहाँ पे सी भी है, आपके पास यहाँ पे सी भी है, ठीक है। आपके पास जो चीज़ नहीं है ना, वो आपके पास ये नंबर नहीं है, ठीक है। एफ एक्स आपके पास है, आपको एक्स चाहिए, ठीक है, आपके पास एक्स नहीं है, एक्स - सी। एरिया अंडर द कर्व आपका है 0.2, 0.2। एफ एक्स भी आपको पता है, एफ एक्स आपने निकाला है, एफ एक्स आपका है 1/50, ठीक है। एक्स - सी, ठीक है, एक्स - सी, यहाँ पे एक्स आपको नहीं पता, आपने एक्स के लिए सारी तो इक्वेशन आपने बनाई है, एक्स - 200, सॉरी एक्स - 200। हाँ, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी एक्स इज इक्वल टू 210, ठीक है। यानी
आप जब आपका x 210 पे होगा ना, तब आपका जो एरिया अंडर द कर्व है, इट विल बी 0.2, या आपका जो एरिया आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया बिटवीन x एंड बिटवीन 210 एंड c इज 0.2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? एनी कंफ्यूजन्स? सर जी मेरा अमर। एक सवाल है। अगर मैंने जो गलत कर रहा था, लेकिन मुझे जानना है कि अगर मैं 0.2 इंटू 150 करूंगा तो ये क्या है, जी सॉरी, आंसर क्या बनेगा? x-100। ये इसका आंसर जो मैंने ये किया हुआ ये वाला। नहीं सर, नहीं, मैंने ये गलत किया था। मैं जो हूँ उसको 0.2 इंटू 150 कर रहा था, तो इस आपकी इक्वेशन के लिहाज से 0.2 इंटू 150 इज इक्वल टू x-200। ये x-200 क्या हुआ? x-200 ये है, बेस है ना ये वाली हमारी, x-200 बेस है ये वाली, हाँ यहाँ से x-200, जी, तो ये है। आप ओके। अच्छा गाइस, अगर मुझे किसी का सवाल समझना तो आप में से प्लीज, आप लोग में से इट इज रिक्वेस्टेड कि आप में से कोई और रिपीट कर दिया करें। आई गेस आई आंसर्ड अमार करेक्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, थैंक यू अमर। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। Let me clear this thing that I've written. लें जनाब। अच्छा हसन यार, वो फॉर्मूला मैं अभी डिराइव नहीं कर सकूंगा अभी, प्लीज़ मुझे फॉर्मूला पे जरा यार अभी थोड़ा माफ़ कर देना। अगर मुझे कोई प्रूफ मिलता है तो आई शेयर दिस विद यू, ठीक है। Sure. Sir. अच्छा जी, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं यार। अभी सारा जो हम स्टैट्स में अभी हम एंटर होने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू स्टैट्स। इंशाल्लाह अगले से अगले हफ्ते हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत चलेगी, ठीक है, क्योंकि सारा के सारी, एंड व्हाई दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रिवेल इन स्टैटिस्टिक्स, आई विल शेयर दिस इन दैट लेक्चर, क्योंकि उस टाइम इसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस उस टाइम ज़्यादा शुरू होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होता है कि यार, तो बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में था कि हर वैल्यू एक दफ़ा, हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सेम। इन दिस केस वी आर नॉट सेइंग दैट, हियर वी आर सेइंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी केस इज डिफरेंट। यहाँ पे हर वैल्यू डिफरेंट है, पहली बात तो ये, लेकिन द वैल्यूज अक्रॉस द मीन आर सेम। यानी आपका मीन यहाँ पर आ रहा है, आपकी जो पीक है ना यहाँ पे, दिस इज योर मीन, ठीक है। अगर आप इस मीन को देखो, सॉरी आई कांट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर विद दिस टैबलेट ओवर हियर। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखो आप, तो आपके जितने भी नंबर्स हैं ना, वो अक्रॉस द मीन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यानी मैं दोबारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, लेट सो आपके जितने नंबर्स यहाँ पर है ना, उतने नंबर्स आपके यहाँ पर, so the number distribution across the mean are same, ठीक है। this is what it is called normal distribution, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और एक और चीज़, इससे पहले कि हम we get carried away, so this is how the normal distribution is being calculated। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा फार्मूला देखकर ही बंदा कहे यार कोर्स ड्रॉप करो, जाओ क्लास घर जाके काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट टू बी, आई जस्ट वांटेड टू शो यू द फार्मूला फ्रॉम पीडीएफ ओवर हियर। Instead, we will have some normal distribution tables। मैंने आपसे शेयर की है, LMS पे मैंने एक अपलोड की है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वी विल बी यूजिंग दैट फार्मूला। अगर मुझे इससे कैलकुलेट करना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो मुझे भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन से हमारी पहले जान जाती है, तो हम इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, हम लोग जी स्कोर कर लेंगे। लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, अगर आप यहाँ से इससे आप इंटीग्रेशन करके और एफएक्स करके आप ये कर सकते हो, मैं कहूँगा आप जीते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों से नहीं हो पाता तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हमारे पास देयर इज अनदर वे अराउंड, ठीक है। तो इफ द रैंडम वेरिएबल एक्ट्स एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट कैन टेक एनी फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेके जा सकती है। देयर आर टू पैरामीटर्स इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक आपका मीन है, दिस म्यू इज द मीन, एंड दिस सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन।
आपकी जितना भी एफ आपका, अगर आप नोट करो आपका एफ जो है उसमें आपका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन है। अगर आपका मीन ऊपर नीचे होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन होगी, तो आपका फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन। और आपका एक्स जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, मीन आपका इसमें रहेगा। अच्छा अगर आपका एक्स इसमें है तो आपका मीन भी इसी में रेंज में रहेगा। मीन भी आपका नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी को वैल्यू ले सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन इट शुड बी पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डिविएशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन कभी नेगेटिव, कभी सुना आप लोगों ने कि आपकी क्लास का मीन जो है वो 10 आया हो और आपकी मीन स्टैंडर्ड है -2 हो, डेविएशन रिमेन्स पॉजिटिव। इट्स बिकॉज इट्स बाय द डिजाइन, फॉर्मूला ऐसे बना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड सिमेट्रिकली। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अक्रॉस द ईदर साइड ऑफ द मीन इज द सेम। यहाँ भी ऑब्जर्वेशन उतनी है जितनी यहाँ पर है। ठीक है, द मीन एंड मीडियन आर द सेम इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा यार, यही जो चीज़ होती है ना, यही जो चीज़ है, इसी तरह से आपकी ग्रेडिंग होती है आपकी। ठीक है, आपका ना हम आपकी बेल कर्व बनती है जब अब आपका हम ग्रेड आपको करेंगे ना अल्लाह के फजलो करम से। तो उसमें अभी बच्चों का बाद में ईमेल्स आ जाती हैं, हमें पास कर दें, हमें फेल कर दें, हम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम। ठीक है, उस टाइम जो आपका ग्रेड आपको मिल रहा है आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे ना आपकी ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है। ठीक है, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के स्प्रेड कुछ ऐसा है। अब देखो यार, ये जो मीन पर है सर, मीन पे क्या देंगे, ये मीन पे क्या देंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मीन ऐसे आपका बनता है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये राज की बात है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटिंग होती कैसे है। ये आपका मीन है, आपका ओवरऑल मीन। ठीक है, आपको कहता है मैं डेफ से ऊपर हूँ, यार तू डेफ में है। अब बताओ होता क्या बच्चे, हम खुश कैसे होते हैं। आपका मीन, अच्छा जी क्विज का मीन 20 क्लास 20 मार्क्स का क्विज था, मीन 10 बना। अच्छा, अब जो बच्चा 9, जिसके 9 आए होते हैं ना, 9 आए होते हैं, वो बड़ा खुश हो रहा होता है। यानी खुश क्या, परेशान ही होता है, लेकिन हम लोग को तसल्ली देंगे। उसको दोस्त कहता है यार तू फिक्र ना कर, तू डेफ में ही है। डेफ जो है ना 2 3 की है, तू डेफ में है। भाई वो डेफ में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो डेफ में? क्योंकि देखो मीन 9 यहाँ पर है, और आपका सॉरी जो मीन 10 है वो यहाँ पर है, और वो जो खड़ा है वो बेचारा यहाँ पे खड़ा है, वो बिलो डेफ में है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर ओवरऑल मीन समझ लो, उसका ओवरऑल मीन जो है, मैंने आपको ओवरऑल मीन आपकी क्लास का बता दूं कि जो ओवरऑल मीन आपकी क्लास का जो है 50 है, और अगले का मीन 49 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ग्रेड B+ दी है तो उसको B+ मिलेगा, नहीं, B+ तो मिलेगा इसको जो यहाँ पर है, जो यहाँ पीछे खड़ा है इसको तो बी मिलेगा। उसके बाद में ईमेल आ जाए, सर आपने ना मुझे B+ मिलना था, मैं मीन पे हूँ सर। वो मीन पे नहीं हूँ, मीन से डेफ होगी, नीचे है वो। ठीक है, तो लिहाजा अगर आपका मीन आया है, अगर आप मीन से 1 पॉइंट नीचे हो, इट डजेंट मीन कि यू आर ऑन मीन, यू आर बिलो मीन। आप डेविएशन भी नीचे ही हो आप। जी सर। नहीं सर, अगर स्टैंडर्ड है मसलन अगर 4 का है तो लाइक हमने जो चीज सुनी है कि मीन से 2 ऊपर, लाइक 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे सेम ग्रेड बन रहा होता है। तो लाइक अगर स्टैंडर्ड डेव यहाँ पे 4 का है तो 48 वाला और मैं 52 वाले का मैं सेम ग्रेड नहीं बनेगा? मैं अभी आपको ना ये चीज़, अभी आपको ना अभी ये आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ये कैलकुलेट होती कैसे है, उससे आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। जैन ने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी ना ये बड़ी कंफ्यूजन हमारे सामने जनरेट हुई है। आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर इनटू दैट थिंग इन जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्या होता है, जो आप डेफ कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करते कैसे हम लोग। अच्छा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ क्या, एक नॉर्मल केस क्या है। एक नॉर्मल केस ये है कि आपका एक जो आपका ना ये स्टैंडर्ड डिवीजन है आपकी, ये आपकी पहली 1 स्टैंडर्ड डिवीजन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक अबव द मीन होता है, एक बिलो द मीन होता है। ठीक है, अब इस मीन में क्या होगा, इस मीन में आपका जो डेटा है ना वो 68% डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ये रूल बने हुए हैं। ठीक है, आपकी पहली डेफ में जो आपका डेटा है वो 68% डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, अगली डेफ में आओ तो वहाँ पे 2 डेविएशन और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 डेविएशन, उसमें आपका 95% डेटा होगा आपका, और आपकी 3 डेविएशन में 99% ऑफ द डेटा होगा। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है। ठीक है, कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है अक्रॉस द एरियाज। अच्छा, मैंने पढ़ना शुरू किया है चैट में। मीन पे मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं क्या दे रहा हूँ। अच्छा, लो भाई,
if a random variable, so basically if a random variable x has a normal distribution with mean u, with mean mu and variance this, तो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं x is normally distributed between mu and sigma square. ठीक है, आपने लिखना हो, बताना हो कि यार x मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप उसको लिखोगे x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर बाय डेफिनेशन. ठीक है, बाय डेफिनेशन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो, यहाँ मैं जीरो लिखना भूल गया, विद मीन जीरो एंड वेरिएंस 1. ये तो सिंपल है ना, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएंस या मीन होता है उसका मीन जीरो होता है और उसकी वेरिएंस जो होती है वो 1 होती है और उसके स्टैंडर्ड डिवीजन भी 1 होगी. ठीक है, हम अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है, ठीक है. सपोज x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा. यहाँ पे क्या हो रहा है, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. अगर मुझे इसको स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं x माइनस म्यू करता हूँ और सिग्मा कर देता हूँ और इसको फॉलो करते हैं 0 1 पे. ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में अब हम जैन पे आते हैं. जैन इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, परेशान नहीं होना, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कोई इसमें रियलिटी नहीं है. जैन आपके मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स आए हैं 9. परेशान नहीं होना, ये असल मार्क्स नहीं है ये. और मीन आपका क्या है, Yes, sir. आपका मीन आया है, मीन क्लास का आया है 10. ठीक है, और नीचे आपकी डेविएशन जो है वो है 0 पॉइंट, सॉरी, नीचे आपकी डेविएशन है 2 की, तो आपका जी स्कोर क्या आएगा? -1/2. ठीक है, -1/2, तो ये आपका आ गया -0.5. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर 0.5 डेव बिलो द मीन. आप एक डेव में तो हो, ठीक है, तो यू आर इन 1 डेव, लेकिन यू आर 0.5 डेव बिलो द मीन. ठीक है, एक और बच्चा आता है, चलो हम खदीजा को ले लेते हैं. खदीजा सर का यानी अभी तक हमारे साथ स्कैम हो रहा था. स्कैम हो नहीं रहा था, आप अपने खुद स्कैम कर रहे थे, आपको कोई बताने वाला नहीं था. ठीक है, ठीक सर. अच्छा, अब खदीजा आती है, खदीजा के मार्क्स आते हैं जनाब 15 आए हैं और मीन 10 का ही है और 2 आते हैं. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ज़ैन इज एनी लेस राइट, आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स फ्रॉम द क्लास. ठीक है, खदीजा आती है, खदीजा के जनाब 15 आए हैं मार्क्स, 15 - 10, 5/2. तो खदीजा के बारे में हम क्या कहेंगे? खदीजा तो सुकून से बैठ जाए, खदीजा 2.5 डेव बिलो अबव द मीन. ठीक है, तो खदीजा के केस में तो हम ये कहेंगे जनाब, खदीजा को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई ए मिलेगा, ए बी माइनस मिलेगा. मसला तो इस बेचारे का है यार जो 0.5 पे बैठा हुआ है. ये बेचारा मेरे पास आके मुझे रोएगा, सर 1 मार्क्स और बढ़ा दें, सर 1 मार्क और. वो जो 1 मार्क की जंग होती है ना, वो यहाँ पे जंग यहाँ पे शुरू हुई होती है. ठीक है, वो जंग यहाँ पे शुरू होती है, सर 1 मार्क बढ़ा दें तो मेरा पूरा हो जाएगा. तो अब मैं कैसे मार्क्स बढ़ाऊँ यार, तुमने गलती की है. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस नंबर्स आर बीइंग कैलकुलेटेड. ठीक है, आपके जी स्कोर्स बनते हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनती है और डिस्ट्रीब्यूशन से आप उस फंक्शन में जाकर करते हैं. यार मैं कुछ नहीं करता, मैं ग्रेड नहीं देता, सारा ग्रेड आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देती है, सारे ग्रेड्स आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ. तो अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग? अब लम्स में जब आपका एडमिशन होता है ना, लम्स में ना होता क्या है, लम्स में कुछ बच्चे ना सेट दे के आते हैं, अंडर ग्रेड की बात कर रहे हैं. ठीक है, कुछ बच्चे सेट दे के आते हैं और कुछ बच्चे जो है ना वो ACT दे के आ रहे होते हैं. ठीक है, अब सेट के जो स्कोर है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेट के स्कोर ना 1600 में से होते हैं और ACT जो है ना, ACT के जो स्कोर्स होते हैं दे आर फ्रॉम लाइक 8 आई गेस 600 से होते हैं. अब होता ये है, लम्स के एडमिशन, जब लम्स का एडमिशन स्कोर आपके पास जाता है तो लम्स के एडमिशन स्कोर में ना सेट का स्कोर आपका आता है जनाब, आपका जो सेट का स्कोर है वो 1000 है.
ठीक है, और आपका ACT का जो स्कोर है वो है, अब एक बच्चा है उसने सेट दी है, वो 1000 स्कोर लेके आया, और दूसरा जिसने ACT दी है उसका स्कोर जो है 400 है। ठीक है, अब लम्स को डिसीजन करना है कि लम्स 1000 वाला ले या 4000 वाला ले, 400 वाला ले, सॉरी। ठीक है, तो वो कैसे लेगा? लम्स कैसे डिसाइड करे कि उसको सेट वाला बच्चा चूज करना है या उसको ACT वाला बच्चा चूज करना है? विल प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन यार, लेकिन देखो ना खदीजा, लम्स के पास तो पूरा सेट का डेटा नहीं है, उसके पास तो सिर्फ एक बच्चा आया है, उसके पास एक आदिल आया जिसका स्कोर 1000 था, और दूसरी तरफ से हसन आया जिसका स्कोर 400 है। ये अब इनको बोले डिस्ट्रीब्यूशन, वो हसन ये लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी लेके आएंगे कि मार्क्स क्या बनी है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके सेट स्कोर में ना साथ एक और चीज़ रिपोर्ट होती है, परसेंटाइल आपकी, उसमें होती है परसेंटाइल। जब आप अपना सेट का स्कोर सबमिट करते हो तो उसमें साथ एक परसेंटाइल आपको दी जाती है। परसेंटाइल होता है कि परसेंटाइल होता है कि आपका परसेंटाइल है। ठीक है, अगर अंडरग्रेड में हसन या आदिल को एडमिशन लेना है तो उनकी परसेंटाइल देखे जाएंगे, इनके ये स्कोर नहीं देखे जाएंगे कि 1000 है कि 400 है, इनकी परसेंटाइल होगी। सेट में जो हसन की परसेंटाइल, जो जो आदिल की परसेंटाइल है वो होगी जनाब कोई 60%, और यहाँ पे हसन की होगी जनाब कोई 70%। ये जो नंबर आप देख रहे हो 60 और 70, ये निकल कैसे रहा है? ये निकल ऐसे रहा है कि जनाब आपका स्कोर क्या है, वो आपको ना डेफ बताएगा कि आप कितनी टाइप ऊपर जी में। चलिए परसेंटाइल को भी हम छोड़ देते हैं, वो परसेंटाइल को भी छोड़ दें, अब जी स्कोर देख लेते हैं। जी स्कोर अगर हसन का देखते हैं ना, अब जनाब अपना आदिल का जो स्कोर है वो 1000 है, और मीन जो है ना, मीन जो है सेट का जो मीन है, जो सेट जो जो आदिल टेस्ट सेट का मीन देखे है, उसका मीन जो है ना, उसका मीन था जनाब 800, और डेविएशन जो है वो 200 की थी। ये है जनाब सेट की। और दूसरी तरफ ACT जो है ना, ये आपका था दानियाल। जी सर, सर वो एक क्वेश्चन था सर। तो बेसिकली जब पहले जब लम्स आ रहे होते हैं कहते हैं कि मतलब अगर इतना स्कोर हुआ 1200 से ऊपर या हुआ या इस तरह हुआ तो मतलब हो जाएगा सर। तो बेसिकली मतलब वो गलत एक तरह से एग्जांपल दे रहे होते हैं। बेसिकली जो हमारा मतलब एडमिशन वगैरह डिटरमिन करती है वो परसेंटाइल है, तो मतलब जो ओवरऑल मीन है वो परसेंटाइल पे डिटरमिन बिल्कुल, हो के फिर। सो देयर मल्टीपल क्राइटेरियाज। देखो, एक तो क्राइटेरिया कि आपका एडमिशन अच्छा, आपके आपके देखो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स है दानियाल। मैं सिर्फ कह रहा हूँ इस केस में तो हम कहेंगे सेट OJT में एडमिशन हो जाएगा, उस केस में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आपके टीचर रिकमेंडेशंस के हैं। लेट्स सपोज आपका सेट स्कोर बड़ा अच्छा था, लेकिन टीचर ने आपकी रिकमेंडेशन लिखी हुई है कि यार आप अच्छे नहीं हो, आप जब राइट नहीं हो। अब जितना आपका सारा फैक्टरिंग होनी थी वो सारी फैक्टरिंग आपकी गायब हो गई। आपके 1200-1300 स्कोर आए थे, वो तो आपके बन ही नहीं सके। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, जी स्कोर क्या करता है, ये एप्पल वर्सेस एप्पल कर देता है। पहले देखो सेट का स्कोर जो था ना, अभी जी सेट को अगर मैं यहाँ पे देखो तो इसका मीन 300 था, और यहाँ पे इसकी जो डेप्थ थी वो 100 थी। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर्स को कंप्यूट करूँ अब, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हसन है, हसन का स्कोर जो है, हसन एक डेप ऊपर है, और अगर मैं यहाँ पे इसका स्कोर कंप्यूट करूँ तो यहाँ पे ये स्कोर क्या बन रहा है, इसको चलो इसको मैं 400 कर देता हूँ, 400। ठीक है, 1000 माइनस 800 करूँ तो वो बनेगा 200 ओवर 400, और बनेगा वो 0.5। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, ACT का स्कोर जो है, यानी इस केस में जो हसन है, हसन का ACT स्कोर 1 है, यानी हसन एक डेप ऊपर है। पहले जब नंबर मेरे पास ये 1000 और 400 थे ना, मैं इसको कंप्यूट नहीं कर पा रहा था। जी स्कोर ने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। जी स्कोर ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। अगर मुझे एडमिशन करना है, अब मुझे सेट में एडमिशन करना है कि मुझे ACT में एडमिशन करना है, तो मैं इजीली इस पेज में कह सकता हूँ कि यार मुझे हसन को एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि हसन जो है ना उसका स्कोर ऊपर है एज कम्पेयर टू आदिल। ठीक है, तो जितने भी स्कोर्स आते हैं ना उनको हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, हमें परसेंटाइल दी जाती है। हम परसेंटाइल की तरफ अभी जाएंगे कि परसेंटाइल कंप्यूट करते कैसे। अभी हमने जी स्कोर कंप्यूट किया, जी स्कोर से ही परसेंटाइल आगे बनती है। ठीक है, जी स्कोर से परसेंटाइल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सपोज द हाइट ऑफ American females, suppose the height of American females is approximately normally distributed by mean of this
and standard deviation of 6.8 centimeter. What is the probability that a randomly selected adult female is taller than 170.5? ठीक है guys, मुझे एक सेकंड दो, ये मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ, मुझे एक सेकंड दो बस. So we need to find the height of the adult American females, okay, and which is approximately distributed between this and this, and we need to find this probability. So the probability x is greater than 170 point. इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ये बाय द वे स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में इसको नोट्स वगैरह कर लेना, स्लाइड्स में मैंने स्टेप नहीं लिखे हुए. स्टेप नंबर 1, standardize these को, standardize the value. ठीक है, standardize the value. अब स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ना म्यू से माइनस करो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो विद द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो p x minus mu over sigma should be greater than 170.5 minus mu over. अच्छा गाइस, अब आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस टाइम, क्योंकि मेरे पास है, कितना है मेरा कैलकुलेटर, ये. अच्छा 170 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. अब इसको अगर मैं करूं तो गाइस ये क्या बनता है, ये चीज़ क्या बनती है, दिस थिंग्स कम्स आउट टू बी z, दिस थिंग्स कम्स आउट टू बी z. आगे चलते हैं, z करने के बाद इट शुड बी ग्रेटर देन 170.5 माइनस 170.5 माइनस 162.2 और साथ 6.8. ठीक है, इसे कंप्यूट करते हैं. वन 170.5 minus 162.2 divided by 6.8, ये बनती है गाइस 1.22. P z is greater than 1.2. ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. अब ये हम कैसे निकालेंगे यार, जाओ जाकर इंटीग्रेशन करो, जाओ जाकर इंटीग्रेशन करो यार, मैं थक गया हूँ. इंटीग्रेशन करो आप लोग जाकर. इसका तरीका क्या है, ओहो ले जनाब, हमारे सामने ये टेबल आ गया. ठीक है, अब ये बता रहे टेबल वैल्यूज रिप्रेजेंट एरियाज टू द लेफ्ट ऑफ द सीज. दूसरे लफ्जों में ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और नीचे हमारा यहाँ पे जी स्कोर है. ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, खदीजा, हसन, अमार, जैन, यहाँ तक ठीक जा रहे हैं हम लोग अभी. यस सर. ओके, अब यहाँ पर वैल्यू है 1.22. ठीक है, यहाँ वैल्यू है हमारी 1.22. ठीक है, ये जो टेबल है ना, ये टेबल हमें ये वाला सारा एरिया देगा. ठीक है, ये टेबल हमें देगा ये वाला सारा एरिया. हसन, आई एम मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है. अच्छा हसन, अब हमें ढूंढिए 1.22 वैल्यू.
ठीक है 1.22 हमें यहाँ पे जी में वैल्यू देखनी है इस टेबल में, ठीक है। तो लेट्स मूव डाउन, ये अब हसन यहाँ पे देखो 1.22, ठीक है 1.22, ये 1.2 यहाँ पे आ गए और ये 1.22, ये 0.887, 0.887, ये जो सारा एरिया ना गाइस जरा ध्यान से देखना, ये सारा एरिया 0.887, 0.887, ये वो एरिया। लेकिन ये एरिया जो है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी तो है z इज लेस देन और इक्वल टू 1.22, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.887। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए था ना p z शुड बी ग्रेटर देन 1.22। अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? 1 minus 1 माइनस 0.887, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो 1 माइनस 0.887, 1 माइनस 0.887, 0.113, ठीक है। ये आता है 0.113, जी जैन। सर ये वर्टिकल कॉलम में हमने 0.02 क्यों लिया हुआ है? या शायद मैंने पॉइंट मिस कर दिया, मुझे इसकी समझ नहीं आई। देखो वर्टिकल वाले इसमें देखो हमारा ये हमारा जी स्कोर क्या निकला था हसन, हमारा जी स्कोर निकला था 1.22 जो मैंने यहाँ पे 0.22, कैलकुलेट ये समझ आ गई मुझे। किया। अब ये देखो जी यहाँ बता रहा है ये 1.2 है। अब ठीक है, मुझे इसको 1.22 बनाना है ना, तो 1.2 अच्छा बनाने सॉरी, के लिए ठीक मुझे है, 1.22 मैंने किया इसको। गॉट इट सर, गॉट इट। So this is how we are coming towards over here। अच्छा ये 1.22 क्या है जनाब, मैं दोबारा अपनी स्लाइड पर वापस आता हूँ क्योंकि हम बहुत हम पता नहीं कहाँ से हम निकले तो कहाँ पहुँच गए हम। So what is the probability that a random selected adult female is taller than 170.5? हमने क्या किया, अब मैं सारे स्टेप्स आपके सामने लिखता हूँ। पहले हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया वेरिएबल को, फिर हमने उसकी वैल्यू देखी हमने, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली। तो 2 स्टेप्स हैं, एक स्टैंडर्डाइज करो और फिर उसकी वैल्यू जाके टेबल में ढूंढो। 170.5 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी हमें, वो क्या निकलती है 0.11133 एरिया अंडर द कर्व। वो एरिया जो निकला है वो एरिया की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो आप the probability of finding a randomly selected adult American female which is taller than 170.5 is only 11%. That's what it means. ठीक है। Now guys टेबल आपके सामने खुला होगा। हम लोग आज हमने क्लास को हम आगे इंटीग्रेशन पे लेके नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों को हम आज खत्म करेंगे हम लोग। अगला सवाल में अब आप लोगों के लिए ये सवाल, ठीक है, ये सवाल अब आपके लिए। टेबल यूज करें, टेबल यूज करके आपने ये निकाला, उसकी ऐसे उसकी डायग्राम बनाओ उसकी, ठीक है। डायग्राम में क्या होगा जनाब, so you need to find the height between 150.5 and 170.5। और यहाँ पे जो है आपका 162.5, ये आपका मीन है। तो यू नीड टू फाइंड दिस एरिया। अब ये फाइंड करो, जैसा मैंने भी आपको फाइंड करवाया ना, अब आप लोग फाइंड करो इसको। तो गाइस मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, मुझे प्लीज़ बाद में रिमाइंड करवा देना, मुझे रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करनी है। सवाल आप सॉल्व कर लो, रिकॉर्डिंग, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस।
सॉल्व आप लोग करोगे, मैं तो आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। पहले क्या करो, 170.5 को और 150.5 के जी स्कोर्स बना लो, ठीक है, इनके पहले जी स्कोरिंग कर लो, ठीक है। 170.5 का जी स्कोर क्या बनेगा गाइस? 170.5 माइनस 162.2 डिवाइडेड बाय 6.8, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, z इज इक्वल टू 150.5 माइनस 162.2 डिवाइडेड बाय 6.8। दोनों नंबर को कंप्यूट करते हैं। 170.5 माइनस 162.2 डिवाइडेड बाय 6.8, ये बनता है 1.22। और दूसरा नंबर क्या बनेगा? 150.5 माइनस 162.2 डिवाइडेड बाय 6.8 माइनस 1.7। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला, हमारे पास ना 170.5 से नीचे वाला एरिया होगा, ठीक है। हमें इस एरिया में से ना ये वाला एरिया निकाल देना, ठीक है। हमें इस, सॉरी लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा राफिक, वो टेबल ओपन है आपके पास, वो स्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला? जी सर, ओपन है मेरे पास। अच्छा, अब राफिक मुझे 170.5 की वैल्यू बताओ। सर इसका सॉरी, इसका जो 1.22 की वैल्यू बताओ। हाँ 1.22 की, एक मिनट रुकिए सर, वो मैं निकाल देता हूँ। पॉइंट 88877। पॉइंट 888 7 सर। 7 ठीक है। ये 1.22 की सर। ये 1.22 की, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो मुझे राफी ने जो वैल्यू दी है ना, ये वैल्यू के अंदर ना सारा एरिया आता है। इस वाले एरिया के अंदर ना, लेट मी चेंज द कलर एज वेल ओवर हियर। मैं दोबारा इस तरह के एक और फिगर बना लूँ, तो यहाँ मुझे राइटिंग वो थोड़ा मार्क करना हो तो मैं तो हाथ सीधा नहीं पड़ रहा इसके ऊपर। अब इसमें यहाँ पे 150.5 है और साथ 170.5 है। जो मुझे अभी राफी ने वैल्यू दी ना, ये 0.888 वाले 888 इसमें ना सारा एरिया आता है ये वाला। ऐसे ही है, इसमें सारा एरिया आ गया। अब मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। जो मुझे ये वाला एरिया ना, आई नीड टू एक्सक्लूड दिस एरिया, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। राफी दूसरा एरिया बताना, -1.72 का। सर उसका आ रहा है एरिया 0.04272। 0.0.004 हाँ 0.04272। 272। अच्छा, अब ये जो एरिया है ना 0.04272, वो ये वाला एरिया है, ठीक है। अब अगर मैं इस एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, तो व्हाट विल आई गेट दिस एरिया, रेड वाला एरिया जो मुझे चाहिए था, जो कि बनता है 0.88877 माइनस 0.04272, वो बनता है 0.8461। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड अमेरिकन एडल्ट फीमेल between 150 and 170.5 is 0.8461, ठीक है। सर इसकी जरा ग्राफ इस डायग्राम में दिखा देंगे बड़ा सा? हाँ, ये देखो, ठीक है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो यहाँ पे अमार, ये 170.5 है और ये आपका 150.5 है, ठीक है। ठीक है अमार, इसका स्कोर हमने निकाला, इसका स्कोर निकला, जी स्कोर निकाला हमने 1.22 और इसका स्कोर हमने निकाला -1.72। ऐसा ही है अमार? यस सर।
अब देखो 1 पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता है ये जो ये 0.88777 है ना, इसको जाके वहाँ पे देखना 1.22 के ऊपर हेडिंग भी क्या लिखा हुआ है, जी एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द, वो जो जी एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द थिंग, वो राफेल लाइन पढ़ना, लाइन ऊपर क्या लिखी हुई है टेबल के ऊपर जो हेडिंग वो लिख रहा है बार बार, सर वो हेडिंग है कि टेबल वैल्यूज रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जी स्क्वायर। टेबल वैल्यू रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जी स्क्वायर, ठीक है। जो मुझे पहली वैल्यू मुझे यहाँ पे इसने बताई थी ना राफे ने, ये 0.887 0.887 ना, ये सारी की सारी ये वैल्यू है, ये सारी की सारी इस वैल्यू को बताता है, और वो वैल्यू निकलती है 0.887, ठीक है हमारा। अब मुझे तो ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यूज, मुझे तो सिर्फ इन दोनों की रेंज चाहिए। मैं इस रेंज को कैसे निकाल सकता हूँ हमार, जब मेरे पास ये वाली वैल्यू पता हो, यहाँ पे वैल्यू क्या थी 150 वैल्यू -1.72 है, और यहाँ वैल्यू निकलती है, यहाँ वैल्यू निकलती है 0.04272, यहाँ ये वैल्यू निकलती है। मैंने अगर मैं 0.888 से 0.04272 निकाल दूँ तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा ना हमारा। यस सर। तो यही हमें एरिया निकालना था जो कहा उसने कहा था 150 से 170 वाला, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो ये वो चीज़ थी। अच्छा, अब गाइज ये आखिरी सवाल, मैं जिसे अगला सवाल है वो मैं नहीं कर रहा, ये सवाल अब आप लोगों को ना खुद एक तरीके से आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, और आई थिंक हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये सवाल हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, लेकिन आई विल अर्ज यू गाइस कि आप लोग इसको ज़रा सॉल्व कर लो खुद ही, ठीक है। स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह अभी आफ्टर द क्लास इसके ऊपर। अच्छा, मुनीबा ने यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है P 0.4272, यहाँ पे X नहीं आएगा, जो मुनीबा लिख रही है ना, मैं मुनीबा के साथ थोड़ी बात को करेक्ट कर दूँ यहाँ पर, एवरीवन P, ठीक है, यहाँ पे Z आएगा क्योंकि मुनीबा उसको Z को मैं कन्वर्ट कर चुकी हूँ। अच्छा अच्छा गाइज, क्लास में सिर्फ 11 बच्चे रह गए हैं, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था। आप लोगों की इस हफ्ते ना इन क्लास असाइनमेंट आएगी, एंड दैट विल बी अ डबल वेटेज इन क्लास असाइनमेंट, यानी उसमें आप थोड़ा टाइम भी ज़्यादा होगा क्योंकि हमने पिछले हफ्ते हमने असाइनमेंट नहीं आपको दी, मैं चाहता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, क्विज वगैरह भी हुआ है, तो इस हफ्ते जो असाइनमेंट है वो डबल वेटेज होगी उसमें, और उसका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये नहीं जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है वो उसमें वो भी चीज़ें उसमें टेस्ट प्रैक्टिस करोगे आप, और जो इस हफ्ते पढ़े आप वो भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग की इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी इस हफ्ते में। अगेन यू विल हैव टाइम, यू विल हैव टाइम फॉर इट। तो एनी अदर क्वेश्चंस? चलो guys, let me stop the recording then. It's good to see all of you. Inshallah see you on Thursday. Until then, take care.